मुझे इतनी दूर फेंकने की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। अपर रैंक 3? अगर मुमकिन होता तो मैं अपनी तलवार कभी नहीं उठाता। मैंने कभी नहीं चाहता कि मैं अपने मजे के लिए किसी को लड़ने के लिए ललकारूं। तो कैसे बना मैं वाटर हाशिरा इन डीमन स्लेयर सीरीज। हाय, मेरा नाम है दिनू शर्मा। मैं एक वॉइस एक्टर हूँ और मैं आपके फेवरेट शोज, हॉलीवुड मूवीज, साउथ इंडियन मूवीज या फिर एनिमेस को हिंदी में डब करता हूँ। तो आपका स्वागत है मेरी इस सीरीज बिहाइंड द डबिंग के एपिसोड नंबर 2 में। जी हाँ, ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें मैं बात करता हूँ अपने उन शोज, हॉलीवुड मूवीज या एनिमेस की जिनमें मैंने अपनी आवाज़ दी है हिंदी डब में। तो उसकी डबिंग के दौरान मैंने क्या क्या सीखा, क्या क्या चैलेंजेस फेस किए और क्या क्या चीज़ें जो आप सीख सकते हैं, उन सब के बारे में मैं आपसे बातचीत करता हूँ। तो आज का टॉपिक है डीमन स्लेयर के ऊपर। एक ऐसी सीरीज़, एक ऐसी लेजेंडरी सीरीज़ जिसने इंडिया में एनिमे का क्रेज़ में भी 1000 गुना बढ़ा दिया मेरे नज़र में। जो मैं मानता हूँ, जो भी हाल ही में मूवी आई उसने कितनी अच्छी कमाई की इंडियन बॉक्स ऑफिस पर। इंडियन ऑडियंस को ये दिखाया कि एनिमेज में कितना दम है और एनिमेज बच्चों के लिए नहीं होते। ज़बरदस्त स्टोरी टेलिंग, ज़बरदस्त एनिमेशन और ज़बरदस्त किरदार। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप सब ने मेरी आवाज़ एज गियो तोमियो का बहुत पसंद की। मुझे बहुत सारे मैसेजेस, ढेर सारा प्यार रोज़ाना रिसीव होता है। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। एंड मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो के थ्रू आप सबके साथ वो सारी चीज़ें साझा करूं जो मैंने इसकी डबिंग के दौरान सीखी, इस किरदार की डबिंग के दौरान सीखी। ये एपिसोड नंबर 2 है। एपिसोड 1 था डेथ नोट की डबिंग के ऊपर, जिसमें मैंने लाइट यागामी को डब किया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो अभी जाकर देखिए, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। एंड वो देखिए एंड लौट आइए दोबारा से एपिसोड 2 पर। तो इस सब की शुरुआत होती है अगेन, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मुझे डबिंग इंडस्ट्री में कुल 5.5 साल हो चुके हैं लगभग, जिसमें से 3 साल मैंने दिल्ली की डबिंग इंडस्ट्री में बिताए हैं और 2 साल अभी मैं बॉम्बे की डबिंग इंडस्ट्री में शिफ्ट हो गया हूँ। तो जब मैं दिल्ली की डबिंग इंडस्ट्री में था तब मुझे ये किरदार मिला था। तो पहले एक चीज़ मैं आपको क्लैरिफाई कर दूँ, इस सीरीज़ के 4 सीज़न हैं और अभी एक हाल ही में मूवी आई है। तो इसके सेकेंड सीज़न से लेकर जो भी मूवी आई है उसकी जो डबिंग हुई है वो दिल्ली की डबिंग इंडस्ट्री में हुई है और जो फर्स्ट सीज़न है वो बॉम्बे की डबिंग इंडस्ट्री में डब हुआ है। तो फर्स्ट सीज़न में आपको मेरी आवाज़ सुनने को नहीं मिलेगी क्योंकि मैं उस वक्त नहीं था बॉम्बे की डबिंग इंडस्ट्री में, पर सेकेंड सीज़न से लेकर अभी हाल ही में जो मूवी आई इन्फिनिटी कैसल, उसमें आपको मेरी आवाज़ एज गियो तोमियो का सुनने को मिल जाएगी। तो ये सफ़र शुरू होता है सितंबर 2022 से, जब मैं डबिंग के लिए काफ़ी काम ढूंढ रहा था। मतलब कर रहा था काम, पर उतना ज़्यादा नहीं। लाइक 2 महीने में एक काम आ गया या छोटा मोटा ऐसा कुछ कर लिया, ठीक है। मतलब ऑफिशियल ऐसा कुछ कर नहीं रहा था मैं। जिस स्टूडियो में ये सीरीज़ डब हुई, ऑब्वियसली मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा ड्यू टू प्राइवेसी रीजंस, पर जिस स्टूडियो में डब हो रही थी उससे मैं काफ़ी फॉलोअप्स ले रहा था, मैसेजेस डालता था हर हफ्ते, कॉल लगाता था। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है एज एन आर्टिस्ट कि आपको अच्छी तरह से फॉलोअप्स लेना आना चाहिए। पहले मुझे भी नहीं आता था, जिसके लिए मुझे डांट भी पड़ी है, पर हर हफ्ते आपको फॉलोअप ज़रूर लेना चाहिए स्टूडियो से, क्योंकि उनके पास बंच ऑफ आर्टिस्ट होते हैं। मे बी आपका नाम वो भूल जाएँ, आपका काम है उन्हें याद दिलाना। रेगुलरली नहीं, हर घंटे मैसेज मत कीजिए, है ना। वो भी इंसान है, वो भी अपने काम में मसरूफ़ होंगे, तो उनको परेशान नहीं करना है, उनको बस याद दिलाना है कि सर मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं आपके स्टूडियो में ऑडिशन देना चाहता हूँ। हर हफ्ते, 1.5-2 हफ्ते में एक कॉल या मैसेज के थ्रू आप बता सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा इंडल्ज नहीं होना, बहुत ज़्यादा उनके पीछे नहीं पड़ना है, वरना आपकी जो इमेज है ना वो नेगेटिव हो जाएगी उनके माइंड में। ऐसा नहीं करना, बहुत ही प्रोफेशनली, बहुत तमीज़ से आपको फॉलोअप लेना है। हफ्ते 1.5 हफ्ते में लीजिए। तो
जब ये सीरीज़ दिल्ली में आई, इसका सेकंड सीज़न सबसे पहले आया था। फर्स्ट सीज़न जैसे मैंने बताया डब नहीं हुआ था। तो जब इसका सेकंड सीज़न आया, तब गियो तोमियोका का किरदार उतना बड़ा नहीं था। मतलब किरदार बहुत बड़ा है गियो तोमियोका का, लेकिन सेकंड सीज़न और थर्ड सीज़न में उतना बड़ा उसका पार्ट नहीं था। सो लाइक दोनों सीज़न मिला के मात्र 5 या 6 लाइन्स ही थी। तो स्टूडियो का मुझे कॉल आया, मैं काफ़ी टाइम से फॉलोअप ले रहा था। मतलब जब आप नए आर्टिस्ट होते हो, जब आपने उतना काम नहीं किया होता, तो स्टूडियो आपको छोटे-छोटे किरदार देता है। आपको देखता है कि आप इन छोटे-छोटे किरदारों को कैसे निभाते हैं। देन जैसे-जैसे आप सीखते रहते हैं, उनकी नज़र में वो पूरी नज़र रखते हैं आप पर कि आपने कितना इम्प्रूव कर लिया है, देन वो आपको बड़े किरदार भी देते हैं। तो उस समय गियो तोमियोका के 5 या 6 लाइन्स थी और नहीं पता था शायद कि अगला सीज़न आएगा, नहीं आएगा। तो उसके बिना पर मुझे ये किरदार मे बी मिला, आई एम नॉट श्योर। लेकिन मैं नया आर्टिस्ट था उस समय, तो मेरे लिए तो मतलब 1 लाइन भी अगर किसी सीरीज़ में मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं लाइक 1.5 घंटा ट्रैवल करके जाता था उस स्टूडियो में, जस्ट 1 या 2 लाइन के लिए। लेकिन वो 1 या 2 लाइन मुझे लगता था कि मतलब आप सोचिए ना, मतलब मैं कितने टाइम से कुछ काम ढूँढ रहा हूँ, मतलब मुझे बस काम मिल जाए, मुझे कुछ भी मिल जाए, एक माइक के आगे बस परफ़ॉर्म करने को मिल जाए। मैं इतना ज़्यादा उत्सुक था काम को लेकर। और जब मुझे पता चला कि डीमन स्लेयर सीरीज़ के लिए ऑडिशन कर रहे हैं और मुझे बुलाया गया एंड मैंने इस किरदार के लिए ऑडिशन दिया। मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं ये सीरीज़ पहले नहीं देखी थी मैंने। मुझे नहीं पता था कि गियो तोमियोका कितना बड़ा किरदार है या डीमन स्लेयर कितनी बड़ी सीरीज़ है, मुझे अंदाज़ा नहीं था। पर जब मैंने ऑडिशन दिया, ऑब्वियसली उन्होंने मुझे ब्रीफ़ दिया कैरेक्टर का, मैंने उसको समझा और उसको समझ कर ही मैंने एक आवाज़ बनाई और इस किरदार को दी। निकलते वक़्त जब मैं स्टूडियो से निकला तब मैंने रिसर्च करनी शुरू कर दी। अभी मुझे पता नहीं था कि मुझे मिलेगा या नहीं किरदार, लेकिन मैंने रिसर्च करनी शुरू कर दी कि व्हाट इफ़ अगर मुझे किरदार मिल गया, तो मेरी रिसर्च पूरी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मुझे एनीमे का अंदाज़ा ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं डीमन स्लेयर क्या है और मैं डब करने आ गया। तो ये थोड़ी नाइंसाफ़ी होती है किरदार के साथ। आपको एटलीस्ट नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो मैंने सर्च किया और मुझे पता चला कि गियो तोमियोका कितना बड़ा किरदार है। और मतलब मुझे नहीं पता था कि सेकंड या थर्ड सीज़न में उसके डायलॉग्स कम हैं। बट इस किरदार की जो वैल्यू है इस सीरीज़ में वो कितनी ज़्यादा है, वो मुझे उस रिसर्च के दौरान पता चली। मैंने फर्स्ट सीज़न देखा और उसके बारे में रिसर्च की एंड फॉर्च्यूनेटली मेरा इस किरदार में सिलेक्शन हो गया। मैं बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि जब मैं सर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि कितना बड़ा किरदार है। मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना बड़ा किरदार मुझे निभाने को मिलेगा। और जब फर्स्ट टाइम डबिंग के लिए बुलाया, मैं बहुत एक्साइटेड था कि यार अब आएगा मज़ा, अब आ गया मेरा टाइम। मैं गया और उस समय इसकी 2 ही लाइन थी पूरे 3-4 एपिसोड में, वो कराई। मेरी रिकॉर्डिंग मात्र 15-20 मिनट में ख़त्म हो गई। अब मैं जो चीज़ बता रहा हूँ मैं बहुत ऑनेस्टी से बता रहा हूँ। तो मुझे उस समय लगा यार ये तो इतना बड़ा किरदार था, तो क्या 2 या 3 लाइन, मतलब ये क्या हुआ? और मैं 1.5-2 घंटा ट्रैवल करके आया, तो आप वहाँ तो आप नहीं दिखाते इतने इमोशंस कि हाँ ओके सर, बट अंदर-अंदर आपको फ़ील हो रहा होता है ये क्या हुआ यार? मतलब मुझे ये भी डाउट था कि इनको मेरी आवाज़ सही भी लग रही है कि नहीं कैरेक्टर पर। मेबी आगे भी लाइन्स हो, लेकिन मैंने परफ़ॉर्म उतना अच्छा नहीं किया तो इन्होंने मुझे पहले ही निकाल दिया। पर ऐसा नहीं था, इस किरदार के लाइन्स ही उतनी थी। सो मैं सोचता रहा ये क्या हुआ, मतलब अब पता नहीं आगे बुलाएँगे, नहीं बुलाएँगे, कुछ नहीं पता। बट मैंने अपने आप को एक बात बोली उस वक़्त, कोई बात नहीं, एटलीस्ट मौका तो मिला। एटलीस्ट जो तेरी क्षमता थी, जो तेरे अंदर किरदार छुपे बैठे थे, तूने उनको बाहर निकाला और एटलीस्ट तूने एक किरदार को अपनी आवाज़ दी। ठीक है, कम लाइन्स हैं बट बेबी स्टेप्स जिनकी हम बात करते हैं, एटलीस्ट एक बेबी स्टेप तो मिला तुझे। अब देखेंगे आगे क्या होता है, पर खुशी मना कि एटलीस्ट तुझे इतना बड़ा किरदार निभाने का मौका मिला। एंड कट टू थर्ड सीज़न में बिल्कुल भी नहीं था ये तोमियोका। और ऐसा नहीं है थर्ड सीज़न मैंने डबिंग नहीं की। थर्ड सीज़न में मैंने ये काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, 2 ऐसे किरदार जो मैंने डीमन स्लेयर में किए हैं गियो तोमियोका के अलावा।
तो वो किरदार है पहला हागा नेजुका, जो तलवार बनाता है तांजीरो के लिए। वो थर्ड फोर्थ सीजन में। एंड एक बहुत ही अंडररेटेड कैरेक्टर जो कि सिर्फ एक एपिसोड के लिए आता है, और मुझे वो करने में बहुत मज़ा आया। उसके पीछे भी एक बहुत अच्छी कहानी है। पहले उस किरदार का मैं नाम बताता हूँ। डीमन स्लेयर का एक बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर है मोइचिरो। उसका एक एपिसोड होता है, मतलब उस पर पूरा डेडिकेट होता है वो एपिसोड थर्ड सीजन में। तो उस एपिसोड में स्पेसिफिकली उसके भाई का जिक्र होता है, मतलब स्टोरी उसके पास्ट में जाती है एंड उसका बड़ा भाई दिखाया जाता है जिसका नाम होता है योइचिरो। तो उस किरदार को मुझे डब करने का मौका मिला क्योंकि उस पूरे सीज़न में गियो तोमियोका नहीं था। तो सबसे पहले तो मैं अपने डायरेक्टर मिस्टर साद अनवर सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझ पर यकीन दिखाया और मुझे सबसे पहले गियो तोमियोका दिया, फिर हागा नेजुका दिया एंड फिर योइचिरो दिया। ये तीनों ही किरदार डीमन स्लेयर में मेरे दिल के बहुत करीब हैं। अब जिस चीज़ से हम भटक रहे हैं वो है गियो तोमियोका। हम फिर से वापस आते हैं। कट टू सीज़न 4। अब सीज़न 4 की डबिंग भी दिल्ली में हुई, मैं दिल्ली में ही था, और इस बार गियो वापस आया और अच्छी तरह आया। फर्स्ट एपिसोड, सेकेंड एपिसोड, थर्ड एपिसोड एंड सो ऑन, अच्छी तरह आया। सेकेंड एपिसोड में भी उसके ऊपर पूरा था, उसी की कहानी के ऊपर था, उसकी बैक स्टोरी दिखाई गई। एंड जब मैंने वो एपिसोड डब किया, मैं गियो से इतना ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहा था उस स्पेसिफिक एपिसोड को डब करते हुए, थैंक्स टू माय डायरेक्टर जिन्होंने इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन बिठाया मेरे साथ। मतलब वो डबिंग मुझे याद है, वो डबिंग जब हम कर रहे थे, देखिए गियो की जो टोन है ना वो बहुत सटल है, बहुत ज़्यादा इमोशन नहीं दिखाता वो, है ना। वो एक ही टोन में बात करता रहेगा, बहुत मोनोटोनस भी साउंड कर सकता है, लेकिन उसी मोनोटोनी में उसके इमोशंस छुपे हैं जो वो दबाता है, ठीक है। तो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग किरदार है। आपकी टोन मोनोटोनस नहीं लगनी चाहिए, आपकी जो एक सटल टोन है उसमें भी इमोशंस दिखने चाहिए, जैसा कि मैंने लाइट यागामी के किरदार में बताया था। बट लाइट यागामी के किरदार में वो एक जीनियसपन, वो एक पागलपन है, इसमें वो एक रिग्रेट है इसकी टोन में। तो गियो तोमियोका का एक दोस्त था, दोनों ही ट्रेनिंग में थे, एंड कैसे गियो को बचाने के चक्कर में उसने अपनी जान गंवाई और गियो को ही बचाने के चक्कर में उसकी बड़ी बहन ने अपनी जान गंवाई। तो दो जान को गंवाने का जो गम है वो गियो के दिल में सा जिंदगी रह गया, जिसकी वजह से वो कभी फ्रेंडली नहीं हो पाता दूसरे हाशिरात से एंड खुल के कभी अपने इमोशंस नहीं रख पाता। बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, मैंने देखा ये चुटकियों में डीमंस को ख़त्म कर देता है। सो सोचिए इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस इसके, इन दोनों को कंबाइन करके आपको एक टोन बनानी है। तो इसकी टोन पहले मुझे बड़ी मोनोटोनस सी लगती थी कि इसमें मैं क्या ऐड करूं, लेकिन जितना मैं इसकी बैक स्टोरी को पढ़ता गया, जितना मैं जानता गया, उतना इसकी जो एक सटल टोन में मैं वेट डालता रहा। तो ये मेरी लर्निंग रही बेसिकली कि आपको लग सकता है कि ये किरदार ज़्यादा मॉड्यूलेट नहीं कर रहा अपनी वॉइस, ये इमोशन शो नहीं कर रहा, बट वही खेल है, वही सारा खेल है कि ये इमोशन शो नहीं कर रहा, यही आपको दर्शाना है, यही आपकी ऑडियंस को जब आपका किरदार वो सुने हिंदी डब में, वो फील होना चाहिए कि हाँ ये किरदार अपने इमोशन दबा रहा है। तो ये भी तो एक चीज़ है ना जो ऑडियंस पिक करेगी आपकी परफॉर्मेंस देखते वक्त। तो वो कैसे आएगी कि ऑडियंस को क्लिक हो जाए, हाँ ये कैरेक्टर अपनी वॉइस मतलब अपने आप को दबाता है, अपने आप को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। उनके मन में ये नहीं आ रहा कि ये तो एक ही जैसा साउंड कर रहा है तो बोरिंग सा है, नहीं, उनके मन में ये आना चाहिए कि ये कुछ छुपा रहा है, इसके मन में गम है कोई। ये मेरी लर्निंग रही। आपकी रिसर्च, आपका कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, वरना ऐसे कैरेक्टर बहुत जल्दी बोरिंग, बहुत जल्दी मोनोटोनस हो सकते हैं। मैं हाशिरा बनने के लायक नहीं हूं क्योंकि मैं तुम लोगों जैसा नहीं। मेरी बड़ी बहन और मेरे दोस्त साबितों ने अपनी जान गंवाई
मुझे बचाने के चक्कर में। तो ये कहना सही होगा कि मैं वो मुकाबला जीत गया था। सी, सो एज अ फैन डबिंग आर्टिस्ट, एज एन एक्सपायरिंग आर्टिस्ट, आप सबके लिए एक बहुत प्यारी लर्निंग है। ऑलवेज 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 डू द रिसर्च एंड अपने कॉन्टेक्स्ट को इतना ज़्यादा क्लियर कर दीजिए ना कि आप कुछ भी बोलें उस किरदार के टोन में वो बहुत नेचुरल लगेगा जब आपका माइंड आपकी स्पीच को सपोर्ट करेगा। तो अब तक मैंने आपको बताया कि मुझे ये किरदार कैसे मिला, मैंने इस किरदार से क्या क्या सीखा और आप क्या क्या इस किरदार के थ्रू सीख सकते हैं। तो अब बात करते हैं आप सबकी फेवरेट मूवी डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल। जब ये मूवी आई इन्फिनिटी कैसल, तब मैं बॉम्बे शिफ्ट हो चुका था। तो मुझे पता था कि मूवी आने वाली है एंड हिंदी में भी डब होगी ऑब्वियसली, पर मुझे डाउट था कि शायद अब मैं पार्ट ना बन पाऊँ क्योंकि अब मैं दिल्ली में नहीं था। बट जैसा डीमन स्लेयर में हुआ मेरे साथ, वैसा इस सीरीज़ के लिए भी हुआ, इस मूवी के लिए भी हुआ। मुझे फिर से बुलाया गया एंड आई फील सो ग्रेटफुल क्योंकि मैं दिल से चाह रहा था कि गियो तोमियो का ना जाए बस मुझसे। मैं दिल्ली जाके भी डब करने को तैयार था, बट वो लोग मान गए और मैंने मुंबई से ही करके भेजा एंड डायरेक्टर्स ने मेरा बहुत साथ दिया, अप्रिशिएट किया काम को। अच्छा लगता है आपके जब डायरेक्टर्स आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं, आपको मोटिवेशन मिलती है और अच्छा काम करने की। और इसकी डबिंग जब मैं कर रहा था इस मूवी की, तो जस्ट इंजॉइंग एवरी मोमेंट, इंजॉय कर रहा था मैं। इतनी बढ़िया ये मूवी, इतना अच्छा इसका स्क्रीन प्ले चल रहा है एंड जो गियो तोमियोका का किरदार है इस मूवी में, कैसे उसे वो मार्क मिलता है और कैसे उसकी लड़ाई होती है अपर मून 3 से। सो मैंने अपनी साइड से पूरी कोशिश की इंसाफ करने की इस किरदार के साथ, क्योंकि मुझे पता था कि ये मूवी लोगों के दिल से जुड़ी है और जब कोई इसे हिंदी में सुन रहा हो तो उसको वो डिसकनेक्शन फील ना हो, वो हमेशा कनेक्टेड फील करे। सो यही रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैंने समझा। कॉन्टेक्स्ट मेरे माइंड में क्लियर था हमेशा से गियो तोमियोका को लेकर, और लाइक वन ऑफ माई बेस्ट एक्सपीरियंस इस किरदार को डब करने का इस मूवी में, और ज़बरदस्त मूवी थी। मैंने इस मूवी से बहुत कुछ सीखा। पहली बार गियो इतना एक्सप्रेसिव, इतना गुस्से में मैंने देखा, क्योंकि मैंने फर्स्ट सीज़न डब नहीं किया था। फर्स्ट सीज़न में भी वो रूप देखने को मिला था बट मैंने डब नहीं किया था। मेरे लिए फर्स्ट टाइम था गियो का इतना एक्सप्रेसिव होना, और मस्त एकदम फाइट हुई इसकी अपर मून 3 से और बहुत मज़ा आया एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। और आप सबने प्यार दिया। थोड़ा नर्वस था जब रिलीज़ हो रही थी। और एक और फैक्ट, वन मोर फैक्ट, ये मेरी पहली फिल्म है एज अ डबिंग आर्टिस्ट जो थिएटर में रिलीज़ हुई। जी हाँ, ये मेरी पहली फिल्म थी जो थिएटर में रिलीज़ हुई और मैंने शायद 3 या 4 शोज़ देखे। अपने आप को थिएटर में सुनना, इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है एज एन एक्टर, कि आप हमेशा सोचते हो कि आप उस बड़ी स्क्रीन का हिस्सा बनो। जब आप बचपन में मूवीज़ देखने जाते हो और आपके मन में यही होता है कि एक दिन मैं भी आऊँगा, मेरी भी आवाज़ सुनने को मिलेगी। तो वो ख्वाब जो था मेरा मैं हमेशा से मैनिफेस्ट करता था कि मैं बड़े पर्दे पर दिखूँगा, मेरी बड़े पर्दे पर आवाज़ सुनाई देगी। तो आवाज़ तो आप सबने सुन ही ली है और बहुत जल्द मुझे उम्मीद है कि आप मेरा चेहरा भी बड़े पर्दे पर ज़रूर देखेंगे। सो गाइस, ये था एपिसोड नंबर 2 ऑफ बिहाइंड द डबिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये कॉन्वर्सेशन आपको दिलचस्प लगी होगी और आपने कुछ सीखा होगा। यही इस सीरीज़ का मेन मोटिव है कि जो मैंने सीखा वो आप सब भी सीखिए। जो ज्ञान है ये हमेशा बांटते रहना चाहिए, इससे आप भी और ज़्यादा सीखते हो। जैसे मैं अब आपको बता रहा हूँ तो मैं भी 100 चीज़ें और सीख रहा हूँ और आप भी सीखेंगे, तो ये हर एक का फ़ायदा करता ही करता है। तो इस सीरीज़ का यही मेन मकसद है कि जितने भी एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो ये जाने
कि एक डबिंग जॉब सुन रहे हैं किसी मूवी या एनिमे की, उसके प्रोसेस के दौरान क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक आर्टिस्ट माइंड क्या होता है उसके पीछे, है ना। बहुत जल्द जैसे जैसे सीरीज़ आगे बढ़ेगी मैं डायरेक्टर्स से भी आपको मिलवाऊंगा, डायरेक्टर्स का भी माइंड आपको बताऊंगा कि वो क्या सोचते हैं एक सीरीज़ की डबिंग के दौरान। अभी आपको एक आर्टिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू मिल रहा होगा कि एक आर्टिस्ट की क्या तैयारी रहती है। सो मेन मोटिव यही है, इससे सीखिए, ज्ञान जो है वो बांटते रहना चाहिए। जितना मैं बांट रहा हूँ उतना मैं सीख रहा हूँ और आप लोग भी सीख रहे हैं। तो जितनी मैंने चीज़ें बताई उसको एक बार ज़रूर अपनी लाइफ में आजमाइएगा, और अगर आपको कुछ भी फ्रूटफुल लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।